तीन बेगड़े लड़के जिन्हें लगता था कि दुनिया उनकी जेब में है। रोजाना की मौजमस्ती, शराब, लड़कियां और अपने पुलिस अफसर बाप की पहुंच, यही उनकी ढाल थी। लेकिन एक दिन वो गलत लड़की से टकरा गए और उसी पल से उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। जो कुछ आगे हुआ वो था डर, इंसाफ और सजा का ऐसा सबक जिसे कोई भूल नहीं सका। रूस के एक शांत कस्बे में रहती थी कात्या अफानीना, 20 साल की मासूम और खूबसूरत लड़की। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वो अपने दादा आइवानमन के साथ रहती थी, जो कभी विश्व युद्ध के बहादुर सैनिक रह चुके थे। दोनों का जीवन सुकून और सादगी से भरा था। लेकिन उसी शहर में तीन लड़के रहते थे जिनके लिए दूसरों की इज्जत का कोई मतलब नहीं था। हर बुधवार रात वो शराब पीते, पार्टी करते और अपनी हवस का शिकार ढूंढते। उस बुधवार को जब उन्हें कोई लड़की नहीं मिली, तभी सड़क पर अकेली जा रही कात्या उनकी नजरों में आ गई। उनमें से एक नीलावदी मनुनिन माश ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो हमारी क्लासमेट थी। बाकी दोनों बोले, चल उसे बुलाला, आज वही काम आ जाएगी। वदीम और उसका दोस्त वान हॉर्निगोर वान कात्या के पास गए। पहले तो वो मना करती है, लेकिन वो दोनों उसे झूठ बोलकर मनाते हैं कि आज उनके दोस्त का जन्मदिन है। थोड़ी जहजह के बाद कात्या आखिरकार उनके साथ ऊपर चली जाती है। कमरे में दाखिल होते ही कात्या को माहौल अजीब लगता है। टेबल पर शराब की बोतलें फैली है और सबकी निगाहें उस पर है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बस थोड़ी देर रहूंगी। लड़के बातों बातों में कहते हैं, तुम तो स्कूल में बहुत अच्छा गाती थी, आज कुछ सुना दो। कात्या उनकी बात मानकर गुनगुनाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गाने में डूबती है, बोरेस जो सबसे खतरनाक था उसके गिलास में कुछ मिला देता है। थोड़ी ही देर में कात्या के सिर में चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, मुझे अब जाना है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। अगले ही पल तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। घंटों तक वो उनकी दरिंदगी सहती रहती है। आखिरकार जब वो उसे छोड़ते हैं तो उसके हाथ में जबरदस्ती कुछ पैसे ठूंस देते हैं और कहते हैं, किसी से कुछ मत कहना। कात्या लड़खड़ाते हुए सड़क पर निकलती है। पर्स से वो पैसे निकाल कर सड़क पर फेंक देती है, जैसे अपनी बेइज्जती को मिटा देना चाहती हूँ। घर पहुँचते ही वो बिना बोले फूट पड़ती है। दादा इवानम जब उसे देखते हैं तो उनकी आंखों में खून उतर आता है। वो उसकी हालत देखकर सब समझ जाते हैं। कौन थे वो गुस्से में गरजते हैं। कात्या टूटे हुए शब्दों में नाम बताती है। इवान बंदूक उठाने ही वाले होते हैं कि पड़ोसी उन्हें रोक लेता है। कहता है, इवान कानून को मौका दो, खुद पर काबू रखो। इवान की रगों में बदले की आग जल रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया, अब इंसाफ होगा पर कानून के रास्ते से। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है। तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच अधिकारी उनकी करतूत देखकर गुस्से से भर जाता है। वो सबको अलग अलग कमरे में बैठा कर पूछताछ शुरू करता है। पहले वो सब झूठ बोलते हैं, लेकिन दबाव बढ़ता है और बास बोरिस अंगर में टूट जाता है। वो कबूल करता है कि उन्होंने ही कात्या को नशे में धुत कर उसके साथ जुल्म किया। जांच अधिकारी को लगता है अब न्याय मिलेगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर आता है कर्नल निकोलाई, बधीम का पिता, जो पुलिस में ऊंचे पद पर था। वो अपने ओहदे का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कहता है, ये बच्चे हैं, गलती हो गई, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन अधिकारी सख्ती से मना कर देता है। उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है और हमारे पास सबूत है, खून से सनी चादर और गवाहों के बयान। निकोलाई फिर भी दबाव डालता है, मगर अधिकारी कहता है, अगर छोड़ना है तो लिखित आदेश लाओ। इसी बीच एक जवान पुलिसकर्मी आता है और बताता है कि पड़ोस के कई लोगों ने बयान दिया है कि ये तीनों हर बुधवार लड़कियों को परेशान करते थे और मौज उड़ाते थे। अब मामला छिपाना नामुमकिन था। निकोलाई पीछे हट जाता है, पर उसकी आंखों में साफ दिखता है, ये लड़ाई अब आसान नहीं होगी। उधर अगली सुबह सौडीवानिन जब उठते हैं तो कात्या अपने कमरे में नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए इधर उधर भटकते हैं और तभी बाथरूम से आती उसकी धीमी सी आवाज सुनाई देती है। बाथरूम के भीतर से कात्या की टूटी हुई आवाज आती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, दादाजी अब मैं खुद को देख भी नहीं सकती। इवान के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, बेटी मैं एक भरोसेमंद डॉक्टर बुला देता हूँ, वो हमारी पड़ोसन है, तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन कात्या सिर हिला देती है, नहीं दादाजी, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। इवान धीरे से कहते हैं, अब छिपाने से क्या होगा, पूरा महला जान चुका है। पुलिस जो कल आई थी, ये सुनते ही कात्या का चेहरा और उतर जाता है। वो रोते हुए कहती है, अब लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत हमेशा के लिए मिट गई। आखिरकार डॉक्टर आती है, कात्या की जांच करती है और बताती है, शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मन बहुत टूटा हुआ है। उसे अब सहारे की जरूरत है, समय की नहीं इंसाफ की। इवान चुपचाप सिर झुका लेते हैं। लेकिन उसी दिन एक खबर उन्हें तोड़ देती है। तीनों लड़कों को जेल से रिहा कर दिया गया है। कर्नल निकोलाई ने अपने रुतबे और रिश्वत से सब कुछ दबा दिया। इवान के भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है, मगर वो अब भी खुद को संभालते हैं। मैं कानून से लड़ूंगा, सही रास्ते से। अगले दिन वो कात्या को साथ लेकर थाने पहुंचते हैं, औपचारिक शिकायत दर्ज करवाने के लिए। लेकिन वहाँ जो अफसर बैठा था
वो भी बिक चुका था। वो निकोलाई का आदमी था। वो कात्या की कहानी सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनकर घूमती हो फिर आरोप लगाती हो। वो घिनौनी बातें करता है जैसे सच्चाई को पलट देना चाहता हो। कात्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटी हुई आवाज में कहती है, अब मैं और नहीं लड़ सकती दादाजी, मैं बस सब भूल जाना चाहती हूँ। इवान उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू है मगर दिल में ज्वाला। नहीं कात्या, अब ये मामला दबेगा नहीं, चाहे जान चली जाए और सच सामने आएगा। अगले दिन जब वो बाजार की तरफ निकलते हैं तो वही तीनों लड़के एक कार में हंसते बतियाते नजर आते हैं। इवान उनके पास जाकर शांत स्वर में कहते हैं, मैंने तुम सब के चेहरे याद कर लिए हैं। लड़के हंस पड़ते हैं। बूढ़े को डर लग गया क्या? उन्हें नहीं पता था कि जिस व्यक्ति से वो हंसकर बात कर रहे हैं वो अब मौत का सन्नाटा बनकर उनकी जिंदगी में उतरने वाला है। सिस्टम की गंदगी देखकर इवान एक पुराने दोस्त से मिलने जाते हैं जो अब जज है। वो उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ से मदद मिले मगर जज भी वही सड़ा हुआ चेहरा दिखाता है। कहता है, तुम्हारी लड़की ने खुद बुलाया होगा उन्हें, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है। ये सुनकर इवान के हाथ कांपने लगते हैं। वो कुछ बोले बिना वहाँ से निकल जाते हैं और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि अब इस देश में न्याय नहीं बस ताकत बोलती है। वो घर लौटते हैं और अपने पुराने खेत बेच देते हैं। उन्हें अब पैसों की नहीं इंसाफ की जरूरत थी और उस इंसाफ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उसी शाम जब वो लौटे हैं तो देखते हैं कि कात्या की माँ वापस आ गई है विदेश से किसी नए प्रेमी के साथ। वो हंसते हुए कहती है, सब भूल जा बेटा, जिंदगी आगे बढ़ा। उसे लगता है कुछ महंगे गिफ्ट देकर वो बेटी का दर्द मिटा देगी, लेकिन रात को असली चेहरा सामने आता है। वो इवान से कहती है, थोड़े पैसे दे दो, मुश्किल में हूँ। इवान की नजर में आग भर जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये औरत किसी माँ का नहीं सौदे का रिश्ता निभा रही है। वो चिल्ला कर कहते हैं, निकालो ये सब बाहर से, और उसके सारे सामान को सड़क पर फेंक देते हैं। वो कहता है, अब कभी लौट कर मत आना। अगली सुबह इवान पार्क में अपने पुराने दोस्तों को शतरंज खेलते देखते हैं। वो शांत चेहरा बनाए बैठे रहते हैं पर अंदर एक योजना पनप चुकी होती है। उसी समय सड़क पार वही तीन लड़के अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं। इवान चुपचाप उठते हैं और कात्या की मौसी के फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। वो वहाँ पहुंचकर खिड़की से जाते हैं और देखते हैं कि सामने से उन तीनों के घर की पूरी झलक साफ दिख रही है। वो मुस्कुराते हैं क्योंकि अब उन्हें मिल गया था अपना सबसे बड़ा हथियार, जरिया। अब खेल का मैदान तय हो चुका था, बस अगला कदम बाकी था। अपने कांपते लेकिन मजबूत हाथों में ऊंची दूरी से मार करने वाली राइफल थामे बूढ़ा इवान खिड़की के पीछे बैठा था। सामने ही वो तीनों लड़के जो उसकी पोती की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे अभी बेफिक्र हंस रहे थे। कानून ने जिस न्याय से मुझ मोड़ लिया था आज वही न्याय इवान की उंगलियों पर टिका था। वो धीरे से निशाना साधा है, सांस रोकता है और एक हल्की सी क्लिक के साथ ट्रिगर दबाता है। गोली बिना आवाज किए उड़ी और सीधे बोरीज के जिस्म में जा धसी। दर्द की एक चीख गूंजती है और पूरा इलाका सन्न रह जाता है। इवान तुरंत राइफल छुपाकर नीचे उतर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और पार्क में अपने पुराने दोस्तों के साथ ऐसे बैठता है मानो कुछ देखा ही ना हो। उधर बोरीज के साथ ही उसे खून में लथपथ हालत में अस्पताल ले जाते हैं। कॉलन निकलाई अब घबरा चुका था। उसे शक था कि कोई अदृश्य हाथ उसके लड़कों का पीछा कर रहा है, लेकिन असली शिकारी कौन है ये किसी को नहीं पता था। पुलिस इंस्पेक्टर की निगाहें अब इवान पर टिक गई। वो जानता था कि बूढ़ा आदमी इस वारदात से जुड़ा हो सकता है पर बिना सबूत के कुछ करना नामुमकिन था। कुछ दिनों बाद इवान फिर उसी अपार्टमेंट में लौटा है जहां से उसे सीधा नजारा मिलता है। इस बार उसका निशाना इगोर था जो गाड़ी में बैठे मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। इवान ने गहरी सांस ली और ट्रिगर दबाया। गोली कार के फ्यूल टैंक से टकराई और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर आग की लपटें उठी। इगोर जिंदा तो बच गया पर उसकी टांगे हमेशा के लिए जल गई। अब निकोलाई को यकीन हो गया कि यह कोई आम हादसा नहीं है बल्कि एक एक करके उन्हें मिटाने की ठानी गई है। उसने अपने बेटे वादिम को सावधान रहने की सलाह दी और घर की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन डर का जहर अब उनके अंदर पसर चुका था। वादिम हर आवाज हर साए से कांपने लगा। इधर पुलिस इंस्पेक्टर फिर से इवान के घर आया। वह उसे नहीं मिला पर कात्या ने बताया कि दादाजी अक्सर अपनी मौसी के घर पक्षियों को खाना देने जाते हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर को एकदम से सब कुछ जोड़ने लगा। उसने चुपचाप उस घर की चाबी अपने पास रख ली। उसी वक्त निकोलाई वारंट लेकर पुलिस टीम के साथ इवान के घर पहुंचा। उन्होंने कोना कोना खंगाल डाला लेकिन हथियार का कोई निशान नहीं मिला। तभी कात्या की मौसी वहां आई और अपने घर की चाबी मांगी। पुलिस ने सोचा कि वहां भी खोज ली जाए। इवान का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि वही उसकी राइफल छिपी थी, लेकिन जब तलाशी पूरी हुई तब भी कुछ नहीं मिला। निकोलाई अब टूट चुका था। वह इवान के सामने आया और विनती की कि उसके बेटे को छोड़ दें। इवान ने ठंडी नजर से जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, जो होना था हो गया। घबराया हुआ निकोलाई भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर बैठे वादिम ने डर के मारे समझा कि वही हत्यारा आया है। उसने बिना सोचे गोली चला दी। दरवाजे के पार खड़ा उसका अपना पिता
बेटा वही गिर पड़ा, हमेशा के लिए खामोश। जब वादिम को अपनी गलती का एहसास हुआ वो पागलपन की हद तक टूट गया। पुलिस को उसे मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए ले जाना पड़ा। उसका जहन अब कभी ठीक नहीं हो सका। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर ने इवान को अपने घर बुलाया। उसने धीरे से कहा, मैंने वो राइफल पहले ही अपने पास रख ली थी ताकि बाकी लोग उसे न ढूंढ पाएं। मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत नहीं था, बस वक्त ने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया। इवान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम को जब वह अपने घर पहुँचा तो अंदर से गिटार की हल्की सी धुन सुनाई दी। वह मुस्कुरा उठा। महीनों बाद कात्या अपनी गिटार बजा रही थी। उसकी उंगलियों से निकली हरतान जैसे दर्द को धीरे धीरे धो रही थी। इवान दरवाजे के पीछे खड़ा सुनता रहा और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू ढलक पड़ी। शायद सुकून की, शायद मुक्ति की। कहानी यही थम जाती है, लेकिन सच्चे न्याय की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती रहती।